हाँ बेटा अरिजिता। अपना माइक ऑन करो। अरिजिता बेटा, आवाज सुन रहे हैं? यस आपकी सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि आपने इससे पहले कितनी बार क्लास ज्वाइन की है हिस्ट्री? सर मैं आपने अभी नहीं की? तक तो नहीं किया, पहली बार ही कर रही हूँ आज। अच्छा बेटा, तो आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश है बेटा? मीडियम क्या बताओ, सर? मीडियम कौन सा है आपका? आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी है इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम है सर। ओके बेटा ओके। आपके पास बुक्स ले रखी हैं आपने? हाँ सर। ओके ठीक है, तो बेटा अभी शुरू करते हैं। अब इन बच्चों को आने दो, ये बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते, पता नहीं क्या बात है। सुबह मॉर्निंग में और क्लासेस ली हैं आपने? हाँ सर, ली है थी। बेटा? तो उसमें कितने बच्चे ज्वाइन हुए थे? इतने ज्यादा तो नहीं थे, मतलब थे। हाँ इंग्लिश वगैरह की होगी तो इंग्लिश में तो कॉमन आते हैं ना बेटा, और सेक्शन के भी बच्चे आते हैं। हाँ लेकिन सर। जैसे ज्योग्राफी की, हाँ ज्योग्राफी वगैरह की रही हो तो उसमें पता लग जाता है। तो बेटा यहां से हम शुरू करेंगे। पेज नंबर है आपका 129। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमने यहां तक पढ़ा दिया था। ये द थ्री ऑर्डर्स का टॉपिक है, इसकी इंट्रोडक्शन है। चेंजिंग ट्रेडिशन, ये आपकी यानी एक यूनिट का नाम है चेंजिंग ट्रेडिशंस, बदलती हुई संस्कृतियां। और इसके अंदर हम यहां तक का पढ़ा चुके हैं। इसमें कल्चर का पता लग जाता है कि भी वहां पे कौन कौन सी कल्चर जो है आपस में समावेश उनका हो रहा था यूरोप के अंदर। तो यहां से हम महत्वपूर्ण घटनाओं की काल रेखा पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अफ्रीका और यूरोप की तुलना की गई है, उनकी आपस में घटनाओं का वर्णन यहाँ पे डेट वाइज किया हुआ है। 1300 यूरोप के अंदर अल्हम्ब्रा और ग्रेनेडा इमर्ज एज ए इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर इन स्पेन। स्पेन के अंदर अल्हा क्या बेटा? आपकी ये जो इंटरनेट कनेक्शन है आपका कमजोर है क्या बेटा? ये हट जाता है, आपकी आवाज नहीं आती क्लियर। यहाँ पे बताया गया है कि ग्रेनेडा और अल्हम्ब्रा दो स्थान जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्पेन के अंदर उभरे, प्रमुख रूप से उभरे। और इसकी टाइमिंग क्या थी? 1300 से 25 में। अफ्रीका में ऐसा कोई केंद्र नहीं उभरा था। उसके बाद 1325 से 50 के दौरान क्या हुआ? प्लेग इन इजिप्ट, मिस्र के अंदर प्लेग की महामारी फैल गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। 1348 से 55 के दौरान ये ड्यूरेशन रहा इसके फैलने का। 100 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इस समय लगभग 100 साल युद्ध चला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, 1337 से लेकर और 1453 तक। बहुत लंबी अवधि तक, लगभग 100 साल यहाँ बताए गए हैं, जो कि बहुत ही खराब सिचुएशन थी इन दोनों देशों की आपस में। ब्लैक डेथ, ए फॉर्म ऑफ प्लेग, स्प्रेड्स थ्रू आउट यूरोप 1348। पूरे यूरोप के अंदर 1348 में एक काली मौत के नाम से प्लेग की महामारी फैल गई, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन है 1348 है एग्जैक्ट यूरोप के अंदर। आगे है 1350 से लेकर 75 के दौरान क्या हुआ था। इब्न बतूता, जो कि एक बहुत ही प्रमुख इतिहासकार रहा है हमारे देश के अंदर भी, ये
विदेश यात्री के तौर पे घूमने आया था। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का रहने वाला है। एक्सप्लोर्स द सहारा, जिसने मतलब सहारा की यात्रा की, सहारा के आसपास के क्षेत्र को समझा, देखा। फ्रेंच पीजेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई टैक्सेस 1358। उसी समय यूरोप के अंदर फ्रांस में किसानों का आंदोलन चल रहा था, विद्रोह चल रहा था 1358 में, जो कि बहुत ऊंचे करों के विरोध में था। बहुत हाई टैक्सेस लिए जाते थे जिनका विरोध उन्होंने किया। 1375 से 1400 के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे एक चूहे का निशान दिखाया गया जो कि प्लेग महामारी का एक सूचक है। उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट इन ब्रिटेन, यहाँ पे किसानों का एक विद्रोह देखने को मिला 1381 में इंग्लैंड में। और जोफ्रे चौसर राइट्स द कैंटरबरी टेल्स, ये जोफ्रे चौसर कौन है, ये एक यानी लेखक हैं। तो इन्होंने कैंटरबरी टेल्स नामक यानी कहानियों के नाम से इसकी कहानियों का जो संग्रह था उसको द कैंटरबरी टेल्स नाम दिया इसने। वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन इंग्लिश, जो कि 1388 में एक इंग्लिश में लिखने वाले बहुत ही पहले के संपादक कहे जाते हैं, यानी उन्होंने कंपोजिशन सबसे पहले तैयार किया। इसके बाद 1400 से 25 की अवधि में यहाँ अफ्रीका और यूरोप में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। फिर 1425 से 50 के दौरान पोर्टुगीज बिगिन स्लेव ट्रेडिंग 1442, पुर्तगालियों ने दास प्रथा, दास व्यापार शुरू कर दिया 1442 ईस्वी में, और यूरोप में ऐसा कोई प्रमुख घटना नहीं हुई। 1450 से 75 में सोंघाई एम्पायर इन वेस्ट अफ्रीका established based on trading networks across the Sahara, Portuguese expeditions and settlement along the west coast of Africa 1471 onwards। यहाँ पे संघाई साम्राज्य के बारे में बताया गया है जो कि पश्चिमी अफ्रीका के अंदर स्थापित किया गया था। और किस पे टिका हुआ था ये संघाई साम्राज्य जो था, ये ट्रेडिंग नेटवर्क्स पे टिका हुआ था। यहाँ हम देखेंगे इसमें ये कुछ बच्चे इसमें, गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग मैम ये आज हाँ जी स्टूडेंट हैं, लेकिन ये बीच बीच में इनका नेटवर्क वो है, ये हट जाते हैं। आज कुछ प्रॉब्लम, इनके नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है मैम। इनकी आवाज भी क्लियर नहीं आती है। मेरी आवाज जा रही है? आपका कैमरा थोड़ा सा क्लीन करना सर, मैं पढ़ नहीं पा रही आपकी बुक को। यस मैम। मैं फोकस आराम से करो। ओके मैम। यहाँ बेटा संघाई साम्राज्य के बाद अर्चिता, बेटा do you have any problem here in that network? नो मैम। बेटा आप बीच बीच में आप क्विट हो जाते हो। हाँ सर कंटिन्यू करो। ओके मैम। ये संघाई साम्राज्य के बारे में मैं बता रहा था कि पश्चिमी अफ्रीका के अंदर ये स्थापित किया गया, और ये मोस्टली जो था ट्रेडिंग नेटवर्क्स पे टिका हुआ था, व्यापार का जो जाल वहां पे फैला हुआ था उस पे टिका हुआ था, जो कि सहारा रेगिस्तान से आर पार यानी दूसरी तरफ तक फैला हुआ था। यहाँ पोर्टुगीज एक्सपेडिशंस एंड सेटलमेंट अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका 1471 ऑनवर्ड्स, पुर्तगालियों का इस दौरान यानी लंबे लंबे जो लोग यात्रा के पर्पज से आते हैं, अन्वेषण करने आते हैं, बस्तियां बसाने आते हैं, वो अफ्रीका के तटवर्ती इलाके में 1471 के बाद बसना शुरू हो गए थे। तो ये सब घटनाएं कब की हैं? 1450 से लेकर 75 के दौरान की हैं। अब इसके बाद में यूरोप की देखिएगा। फर्स्ट प्रिंटेड बुक अपीयर इन यूरोप, जो सबसे पहली मुद्रित पुस्तक है यूरोप के अंदर, वो यहाँ पे सामने आती है लियोनार्डो दा विंसी, जिसके लेखक है लियोनार्डो दा विंसी, पेंटर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर इन इटली, जो कि एक अन्वेषण करता भी थे, खोज करता भी थे, और एक आर्किटेक्ट भी थे, और एक पेंटर का काम भी करते थे, यानी चित्रकला में पेंटिंग के अंदर बहुत अच्छा बनाना जानते थे। तो इनका जो जीवन काल था 1452 से लेकर 1519 तक चला, और इस व्यक्ति का नाम है लियोनार्डो दा विंसी, और ये मतलब इटली का खोजकर्ता कहलाता है, यानी इटली से बिलोंग करता है। अब इसके बाद है 1475 से 1500, पोर्टुगीज कन्वर्ट द किंग ऑफ बोकांगो
इन क्रिश्चियनिटी। यहां पर पुर्तगालियों ने क्या किया, कन्वर्ट द किंग ऑफ बोकांगो टू क्रिश्चियनिटी, यानी बोकांगो के राजा को ईसाई बना दिया, यानी उसे ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी इन इंग्लैंड 1485, 1485 के अंदर ट्यूडर डायनेस्टी की स्थापना इंग्लैंड के अंदर हुई। ट्यूडर राजवंश इसे कह सकते हैं, ट्यूडर राजवंश की नींव रखी गई। आज 1500 से 25 के दौरान क्या हुआ, अफ्रीकन स्लेव्स टेकन टू वर्क ऑन सुगर प्लांटेशन इन अमेरिका 1510, 1510 के दौरान यहाँ पे अफ्रीकन जो स्लेव्स थे उन्हें सुगर की प्लांटेशन के, यानी जो गन्ना होता है, गन्ने की खेती के लिए अमेरिका ले जाया गया। ऑटोमन तुर्क कॉन्क्वर इजिप्ट, और उस समय ऑटोमन तुर्कों ने इजिप्ट को जीत लिया 1517 में। उसके बाद कॉफी फ्रॉम साउथ अमेरिका इज ड्रिंक इन यूरोप फॉर फर्स्ट टाइम 1517। कॉफी जो कि साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से मतलब सबसे पहली बार यूरोप के अंदर जो पी गई थी वो 1517 में पी गई थी। कॉफी जैसे कॉफी सीड्स के रूप में होती है और उसका मतलब इसका ड्रिंक होता है। एंड टोबैको, चॉकलेट, टोमेटोस एंड टर्की और ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। यहां पे बताया गया कि इन चीजों को भी उस समय लोगों को पहचाना गया, बताया गया। मार्टिन लूथर अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च 1517, 1517 में मार्टिन लूथर नामक एक कैथोलिक चर्च का विरोधी सामने आया। उसने प्रोटेस्टेंटवाद धर्म को सामने लेके आए, यानी ईसाइयों की दूसरी विचारधारा को विकसित किया। उसने बताया कि चर्च को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ये मार्टिन लूथर किंग ईसाई धर्म के अंदर एक धार्मिक सुधारक रहे हैं। अब आगे आता है 1525 से 50। इस दौरान यहां पे कोई घटना नहीं है। कॉपरनिकन प्रोपाउंड्स थ्योरी अबाउट द सोलर सिस्टम 1543, 1543 में कॉपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली पर एक सिद्धांत प्रदान किया गया। 1550 से 75 के दौरान विलियम शेक्सपियर 1564-1616 ड्रामेटिस्ट इन इंग्लैंड, एक ड्रामा रचने वाले, यानी एक नाटक, एक बहुत ही अच्छे नाटककार होते थे विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड के अंदर उनका जीवन काल 1564 से 1616 में रहा है। इसके बाद 1575 से 1600 के दौरान यहाँ पे जकारिया जॉनसन इन्वेंट्स द माइक्रोस्कोप 1590, 1590 के दशक के अंदर जकारिया जॉनसन ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जो कि एक बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। दही के जीवाणु भी इसमें देखे जा सकते हैं। आगे चलते हैं 1600 से लेके 1625 तक। ओयो किंगडम ऑफ नाइजीरिया एट द हाइट ऑफ इट्स पावर सेंटर्स फॉर मेटल वर्किंग। यहां इस समय ओयो साम्राज्य जो कि नाइजीरिया में स्थापित था, वो अपनी शक्ति के लिहाज से अपने खास तौर पे धातु केंद्र के मतलब बहुत ही अच्छे कार्य के लिए अपनी पहचान बना चुका था, बहुत शीर्ष पर पहुंच चुका था। वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल्स डॉन कॉक्सिटे रिटन इन स्पेनिश 1605, सबसे पहले जो उपन्यास लिखा गया नॉवल, उसका नाम था डॉन कॉक्सिटे, जो कि स्पेनिश भाषा में लिखा गया था 1605 में। इसके बाद चलते हैं 1625 से 50 के दौरान क्या हुआ। अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं। उस दौरान यूरोप के अंदर विलियम हार्वे डेमोन्स्ट्रेट दैट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द बॉडी बाय द हार्ट 1628, 1628 में विलियम हार्वे ने ये बताया कि जो ब्लड है, यानी जो हमारा खून है, उसको हमारा हृदय जो है वो उसे पंप करता है, वो उसे सारे शरीर में भेजता है। 1650 या रक्त परिसंचरण सिद्धांत के बारे में इसने बताया विलियम हार्वे ने कि हमारा हृदय उसके लिए जिम्मेदार है। 1650 से 75 पोर्टुगीज डिस्ट्रॉय द कांगो किंगडम 1662, पुर्तगालियों ने कांगो साम्राज्य को 1662 में ध्वस्त कर दिया, नाश कर दिया उसका। लुइस 14th किंग ऑफ फ्रांस 1638-1715, 1638 से लेकर 1715 तक फ्रांस के शासक रहे लुई 14वें। उसके बाद 1675 से और 1700 तक अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ, और उस दौरान यूरोप के अंदर पीटर द ग्रेट 1682-1725 अटेम्प्ट्स टू मॉडर्नाइज रसिया, पीटर द ग्रेट ने रूस को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
पेज नंबर है आपका 130। देखिए 1300 से लेके 25 तक एशिया में, साउथ एशिया के अंदर तुलना करके दिखाई गई है। तो इस दौरान यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1325 से और 1350 तक इस दौरान एशिया में कोई परिघटना नहीं हुई, लेकिन साउथ एशिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर 1336। एशिया महाद्वीप के अंदर साउथ एशिया यानी इंडिया के अंदर भी, क्योंकि हमारा इंडिया जो है साउथ एशिया का हिस्सा रहा है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई। याद रखिए 1336 वह अवधि है जिस दौरान विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। अब इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसका टॉपिक जो है 12th आर्ट्स क्लास में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। इसके बाद है 1350 से 75 में मिंग डायनेस्टी इन चाइना 1368 ऑनवर्ड्स। 1368 के बाद मिंग राजवंश चीन के अंदर उसका विकास हुआ। यहां साउथ एशिया में ऐसा कोई राजवंश नहीं उभरा। 1375 से 1400 में दोनों जगह कोई घटना नहीं हुई। 1400 से 25 में यहां पर हम देख सकते हैं कि एक भवन निर्माण शैली, अलग प्रकार की भवन निर्माण शैली का हम देखते हैं। गोल गुंबद टाइप में बनाया गया है। इसकी छत के आकार जो छज्जा बाहर निकला हुआ है, ऊपर से इसका टोम गुंबद बना रखा है, इसका शिखर भी बनाया गया है और इसका ऐसा लगता है जैसे यहाँ बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो शिक्षा प्राप्त करते होंगे। आगे है इमर्जेंस ऑफ रीजनल सल्तनत। इस दौरान 1400 से 25 में खास तौर पर यहाँ क्षेत्रीय सल्तनतें अस्तित्व में आई। इसके बाद 1450 से 75 में ओटोमन तुर्क जो है कुस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और यहाँ साउथ एशिया में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। 1475 से 1500 में यहाँ वास्को डे गामा इंडिया आते हैं। 1498 में ये खोज करना चाहते हैं किसी दूसरे द्वीप की, लेकिन इंडिया पहुंच जाते हैं 1498 में। इसके बाद 1500 से 25 में पोर्टुगीज एंट्री इनटू चाइना पोज ड्राइवन आउट टू मकाओ 1522। पुर्तगालियों ने चाइना के अंदर विरोध एंट्री लेते हुए और विरोध किया, ड्राइवन आउट टू मकाओ, क्योंकि वो मकाओ को यहां से बाहर उन्होंने भेज दिया, यानी मकाओ शासन जो यहाँ पे चल रहा था उसको भगा दिया। यहां ऐसी कोई परिघटना एशिया में नहीं हुई। 1525 से 50 में यहां ब्लैंक है, उससे आगे चल रहा है बाबर एस्टेब्लिश मुगल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इंडिया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हरियाणा के पानीपत में लड़ा गया था, इसमें मुगल शासक बाबर ने जीत हासिल की थी। बाबर ने मुगलों पर अपना नियंत्रण उत्तरी भारत में क्या किया था, स्थापित किया था। इसके बाद 1550 से 75 में अकबर ने कंसोलिडेट्स मुगल रूल। 1556 से लेकर 1605 का शासन अकबर का रहा। उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया। 1575 से 1600 में फर्स्ट काबुकी प्ले स्टेज इन जापान, यानी पहला काबुकी जो वन एक्ट प्ले था जापान के अंदर मंच पर उसे दिखाया गया। 1586 में शाह अब्बास 1587 से 1629 पर्सिया इंट्रोड्यूसेस यूरोपियन मेथड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। उसने यूरोपियन सैन्य प्रशिक्षण को अपनी सेना के अंदर लागू किया। 1600 से 25 में तोकुगावा शोगुनते एस्टेब्लिश्ड इन जापान 1603। तोकुगावा शोगुनेट, जिनको हम यानी शोगुन शासन भी बोलते हैं, तोकुगावा का शोगुन जो राजवंश है वो जापान में 1603 में स्थापित हुआ। एस्टेब्लिश द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया में नहीं हुई थी, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में ही की गई थी। और इसके बाद में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके बाद हमारे इंडिया में ये धीरे धीरे पहुंचे हैं। उसके बाद 1625 से 50 में ऑल यूरोपियन ट्रेडर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द डच फॉरबिडन टू ट्रेड विद जापान। यहाँ पे सभी जो यूरोपीय व्यापारी थे, केवल डचों को छोड़ करके उन्हें जापान के साथ व्यापार करने की मनाही कर दी गई। 1637 में मांचू रूल इन चाइना, उस समय मांचू राजवंश का शासन चाइना में चल रहा था। 1644 के बाद
एंड विच लास्ट फॉर द नियरली 300, और जो लगभग 300 साल तक मांचू राजवंश का शासन यहाँ पे चलता रहा। ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप फॉर चाइना टी एंड सिल्क, और इस समय यूरोप ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप फॉर चाइनीज टी एंड सिल्क, चाइना की चाय के लिए और सिल्क का जो कपड़ा होता है उसकी डिमांड यूरोप में तेजी से बढ़ने लगी। आगे आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल 1632 से 53 में मुमताज महल बेगम की याद में और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, क्योंकि ये समय उन्हीं का था। 1650 से 75 में कोई इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं। 1675 से 1700 में यहाँ पर हम एक हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को देख पाते हैं, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध के अंदर हाथी दौड़ते हुए और युद्ध लड़ा जा रहा है। उसके बाद 1300 से 25 में एज़टेक कैपिटल एट टेनोक्टिलोन मैक्सिको 1325, पूरे विश्व के अंदर 1325 में मैक्सिको के अंदर टेनोक्टिलोन, जो कि एज़टेक लोगों की, एज़टेक एक जनजाति है, टेनोक्टिलोन क्षेत्र के अंदर मैक्सिको में पाई जाती है, वहां 1325 में इसने राजधानी बनाई। बिल्डिंग टेम्पल्स, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया गया। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया। अकाउंटिंग सिस्टम, और यहाँ पर लेखन प्रणाली का और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली का विकास किया गया। 1325 से 50 के दौरान 1350 से 75, 75 से 1400, 1400 से 25 और 1425 से 50, यहाँ कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं। यहां हम देख पा रहे हैं औजार दिखाया गया है, जिस औजार को चित्र यहाँ पे बना हुआ है, शायद ये वहां पर मिला है। 1450 से 75 इंकाज एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर पेरू, पेरू के अंदर इंका सभ्यता का की नींव रखी गई 1465 में। 1475 से 1500 में कोलंबस जो है वेस्ट इंडीज जो क्षेत्र है वहां पे पहुंचते हैं 1492 में, यानी वेस्ट इंडीज पहुंच जाते हैं कोलंबस। और इस तरह से ये, यानी कोलंबस वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका की खोज की है। वो इंडिया की तलाश में आए थे, लेकिन वो अमेरिका पहुंच जाते हैं 1492 में। 1500 से 25 में यहां हम देख सकते हैं स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको 1521। 1521 में स्पेनिश लोगों ने मैक्सिको के अंदर जीत दर्ज की। मैगेलन स्पेनिश नेविगेटर रीचेस द पैसिफिक ओशन, एक मैगेलन नाम का एक स्पेनिश नेविगेटर जो कि नाविक था, उसने प्रशांत महासागर के अंदर 1519 में यात्रा पूरी की और वो यहाँ पर पहुंच गया। 1525 से 50 में फ्रेंच एक्सप्लोरर्स रीच्ड कनाडा, फ्रांसीसी कुछ यात्री लोग कनाडा पहुंच जाते हैं 1534 में। 1550 से 75 में स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पेरू, स्पेनिश लोगों का यानी स्पेन के लोगों का पेरू पर जीत दर्ज होती है 1572 में। 1575 से 1600 में डच सेलर्स रीच ऑस्ट्रेलिया बाय एक्सीडेंट, जो डच यात्री होते हैं वे गलती से या दुर्घटनावश ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। 1600 से 25 के दौरान इंग्लैंड सेटअप्स विद फर्स्ट कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका। 1607 में इंग्लैंड जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर उपनिवेश स्थापित करता है। द फर्स्ट स्लेव्स आर ब्रॉट फ्रॉम द वेस्ट अफ्रीका टू वर्जीनिया 1619, यानी पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया सबसे पहली बार दासों को लाया गया 1619 में। स्पेनिश सेलर्स रीच ताहिती 1606। 1606 में स्पेनिश यात्री ताहिती द्वीप पहुंच जाते हैं। 1625 से 50 में डच फाउंड न्यू एम्स्टर्डम, डच लोगों को एक नए एम्स्टर्डम की खोज उन्होंने की। नाउ कॉल न्यूयॉर्क, जिसे न्यूयॉर्क के नाम से आज जाना जाता है। यह एम्स्टर्डम वही शहर होता था जहां पर दुनिया भर के देशों को लोन देने के लिए ये शहर जाना जाता था, लेकिन आज के समय में न्यूयॉर्क 1626 में इसका नाम रखा गया है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन मैसाचुसेट्स 1635, पहली मुद्रित प्रेस जो है, ये मुद्रण जो प्रणाली का विकास किया गया था वो जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। मैसाचुसेट्स के अंदर ये इसकी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी 1635 में। डच नेविगेटर अबेल तास्मान सेल्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया विदाउट रियलाइजिंग इट, एक डच यात्री थे अबेल तास्मान जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिना किसी जाने बुझे पहुंच जाते हैं, वहां उसका चक्कर लगाते ही देन लैंड्स ऑन वैन डीमंस लैंड, और वैन डीमंस लैंड पर उतर जाते हैं। लेटर कॉल तस्मानिया, जिसे बाद में तस्मानिया के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो रीचेस द
न्यूजीलैंड, वे न्यूजीलैंड भी पहुंच जाते हैं, बट थिंग्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास, और उन्हें लगता है कि बहुत ही बड़े भूभाग का एक हिस्सा है। 1650 से 75 के दौरान फर्स्ट शुगर प्लांटेशन आर एस्टेब्लिश्ड इन वेस्ट इंडीज, यानी पश्चिमी यहाँ पे वेस्ट इंडीज जो देश है वहां पर 1654 के अंदर गन्ने का जो प्लांटेशन का काम हो रहा था, पौध रोपाई का काम वहां पे स्थापित किया गया था 1654 में। 1675 से 1700 में फ्रैंक जो कॉलोनीज द मिसिसिपी बेसिन नेमिंग इन द लुइसियाना आफ्टर किंग लुइस 1682। 1682 में राजा लुई 14वें के नाम पर लुइसियाना नाम रखा गया, और जो कि मिसिसिपी का क्षेत्र होता था। अब यहाँ पे एक्टिविटी आप देख सकते हैं क्या है। यू मे हैव नोटिस दैट द कॉलम नॉन ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक आइलैंड हैज वेरी फ्यू रिकॉर्ड डेट्स। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ डेट्स भी मिली हैं, कई कॉलम भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक द्वीपों पर से संबंधित हैं। दिस बिकॉज द पीपल इन दिस एरियाज ऑफन यूज्ड अदर फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ के लोग अलग तरह की रिकॉर्डिंग रखने का तरीका रखते थे, यानी यहाँ के लोग जो है रिकॉर्डेड डेट्स के बारे में बहुत कम यूज करते हैं, और इनका तरीका दूसरा था, इंक्लूडिंग पेंटिंग सच एज द आर शोन अबव। जैसे कि पेंटिंग के अंदर ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है, ये पेंटिंग है। लिस्ट एट वन इवेंट, एक ऐसी परिघटना का की सूची बनाए। प्रोसेस फ्रॉम ईच ऑफ द प्रोसीडिंग 5 कॉलम्स विच एन ऑस्ट्रेलियन पेंटर मे हैव फाउंड वर्थ रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, एक ऐसी सूची बनाइए, एक ऐसा स्तंभ लिखिए जिसमें 5 ऐसे बिंदु शामिल करें जो ऑस्ट्रेलियन पेंटर के द्वारा उसमें रिकॉर्डिंग के बारे में जानकारी दी गई है, उसे उसका पता चलता है। And list another 5 which may have seemed irrelevant to her or him, और इसमें 5 ऐसी सूची भी बनाए जो उससे संबंधित नहीं है। यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब आपका लेसन जो है, मेन जो टॉपिक है द 3 ऑर्डर्स स्टार्ट होता है। ये आपका लेसन नंबर 6 है। इसमें हमने आपको इसके अंदर हम, जैसे कि आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना होगा, वहां पे 3 वर्ग होते थे, उसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 3 ऑर्डर्स के बारे में ये वही टॉपिक है। वहाँ किस किस तरह की समस्याएं थी। मिडिवियल एरा था, फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद देखने को मिलता था, मैनरियल एस्टेट होते थे, नाइट्स होते थे, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, किस तरीके से वो काम करते थे, यहाँ पे किसानों को क्या समझते थे, दास किसान कैसे होते थे, स्वतंत्र किसान कैसे होते थे, उनके विषय में भी हम जानेंगे। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। है बेटा? नो सर। समझ कुछ समझ में आया है या नहीं बेटा? हाँ सर। हाँ सर। आता है बेटा? तो ये जो 3 ऑर्डर्स है, हाँ 9th स्टैंडर्ड में आपने द 3 ऑर्डर्स जो एक टॉपिक होता था बेटा, 3 वर्ग के नाम से फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है, उसमें एक वर्ग है पुजारी वर्ग है, एक कुलीन वर्ग है, और एक सर्वहारा या मजदूर वर्ग है। तो बेटा इन 3 वर्गों के बारे में आपने पढ़ा होगा। लुईस 16वें का शासनकाल था उस समय, उसने बहुत ही अत्याचार किए थे आम जनता पर, वहां सामंतवाद देखने को मिलता था। ये यहाँ पे फ्यूडलिज्म के बारे में बताया गया है। सामंतवाद किसे कहते हैं? सामंतों के पास में काफी मात्रा में जमीनें होती थी, उनको ये हक दिया गया था कि वो अपनी सारी जितने भी जमीन है उसमें खेती भी करें। आप अपना माइक ऑफ करो बेटा, आपकी आवाज आ रही है। यस, अब आपकी आवाज मतलब प्रॉब्लम नहीं करेगी बेटा। इसमें ये बताया गया है कि जो सामंतवाद है, सामंतवाद के अंदर क्या होता था कि बड़े बड़े सामंत होते थे, उनके पास में काफी जागीर होती थी, ज्यादा मात्रा में जमीन होती थी, उससे टैक्स कलेक्ट करते थे, खेती भी करते थे, और उसका कुछ % शासक को जमा करते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जिस एरिया के बारे में हम सामंतवाद की परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, द 3 ऑर्डर्स जो टॉपिक है, वो इस एरिया से बिलोंग करता है। ये कंप्लीट मतलब जो वेस्टर्न यूरोप है, इसको शामिल कर रहे हैं हम इसमें। यहाँ पे हम अफ्रीका महाद्वीप का कुछ हिस्सा देखेंगे। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये। यहाँ ये
पुर्तगाल का क्षेत्र है जो कि पास में पड़ता है, ये स्पेन का है, और ये फ्रांस का है जिसमें नॉर्मेंडी बर्गंडी लिखा हुआ है, ये इंग्लैंड है जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इसमें स्कॉटलैंड लंदन ये लिखा हुआ है, ये जर्मनी है, जर्मन स्टेट्स जो हैं, ये ऑस्ट्रिया है जहां पर मतलब प्रथम विश्व युद्ध की वजह इसकी वजह से हुआ था, ऑस्ट्रिया की वजह से। यहाँ इटालियन स्टेट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रोम शहर यहाँ पे बना हुआ है, और सिसिली शहर भी इसी का हिस्सा है। तो इसके अंदर ये एड्रियाटिक सागर है जो इसके बीच पड़ रहा है। तो यहाँ ये उत्तरी सागर है, ये इंग्लिश चैनल है जिसको बहुत लोग तैर करके पार कर लेते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है, इसको लोग तैर के पार कर लेते हैं, और कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भी बना रखा है। तो बेटा इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसान टॉपिक पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम देखे जैसे 3 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। जब पुजारी वर्ग है वो अपना हक किसी को नहीं देना चाहते हैं, पुजारी वर्ग के पास में बहुत ज्यादा शक्तियां मतलब हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, वे शासक को जैसा हुक्म देते हैं वैसा शासन वो करता है। इस तरीके से पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो है टैक्स नहीं देते हैं, तीसरा वर्ग टैक्स देता है, और जो तीसरा वर्ग टैक्स देता है वह विरोध करता है कि हम टैक्स क्यों दें। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर के ये जो 3 ऑर्डर्स का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ेंगे इसमें। ये मैनोरियल एस्टेट जो है, मेनर जागीर जो होती थी वो इस तरह की होती थी, जैसे भूभाग बता रखा है, इसमें खेतों का आकार अलग अलग दिखा रखा है, और इसके अंदर टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी वहां के सामंतों की होती थी, फ्यूडलिस्ट की होती थी। ये नाइट जो होते थे, घुड़सवार योद्धा होते थे, पहले सेना नहीं रखते थे, इन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा होती थी। बाहर से अगर शासक पर हमला हो गया तो इन नाइट ही जिम्मेदारी निभाते थे। इन नाइट के पास में 1000 से 2000 एकड़ जमीन इनको दे दी जाती थी, ये उस पर टैक्स कलेक्शन करने का हक रखते थे। इस तरीके से ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे चर्च दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी चर्च यहाँ इस चित्र के जरिए देख पाएंगे। यहाँ पे सेंट माइकल बेनेडिक्ट एबे इन फेरनब्रो इंग्लैंड का एक चर्च यहाँ पे दिखाया गया है, और नीचे एक मॉन्क जो है, एक बौद्ध, एक भिक्षु जिसे कहते हैं मॉन्क, इनमें चर्च के अंदर रहते थे ये लोग, ये पांडुलिपि तैयार कर रहा है, अपने हाथ से लिखता है, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ मॉन्क देख सकते हैं, मॉन्क जैसे अपने यहाँ पे आश्रम होते हैं, और वहां ईसाई लोगों के रहने का स्थान ये होता था, और इसके अंदर पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती थी, महिलाओं के लिए अलग से। पुरुषों को मॉन्क कहते थे और महिलाओं को नन कहते थे, नन। ठीक है बेटा। इसमें चर्च के बारे में, समाज के बारे में, किसानों के हालात के विषय में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। फ्री और अनफ्री, यानी किसान 2 प्रकार के होते थे। फ्री किसान वे जो स्वतंत्र तरीके से खेती करते थे, अनफ्री किसान वे जो एक तरह से दास किसान की तरह से खेती करते थे। अब बेटा इस टॉपिक को आप पढ़ना, और इसके नोट्स वगैरह आप जैसे जितना कराया है उसके हिसाब से बनाएं, ठीक है। अभी बाकी बच्चे आए नहीं हैं, अब इन बच्चों को इतनी लेट नहीं करना चाहिए। अब केवल 5 मिनट रह रहे हैं और फिर भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यू कैन लीव ऑल्सो। इसको पढ़ लेना आप एनसीईआरटी बुक से एक बार फिर। ओके बेटा।